वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका सेट फर्स्ट ए सेट जो है उसको आज हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। ये आपके जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं या फिर जो सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई या जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम होते हैं, केंद्रीय विद्यालय का हो गया, या अलग अलग स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हम जो ए सेट हैं उसको हम पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में बी सी 3-4 सेट हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ए सेट का सबसे पहला जो पार्ट उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस के। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है अवसर लागत का अर्थ है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है, अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। उत्पादन के जो साधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही काम में प्रयोग किया जा सकता है, तो दूसरे काम में उसका सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ता है। तो दूसरा जो उसका वैकल्पिक प्रयोग है उसकी लागत को क्या कहा जाता है? अवसर लागत कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार और पेट्रोल की मांग है। तो कार और पेट्रोल एक तरह से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा? अधिकतम होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है? 0 है, तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा? अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है, जो ए आर वक्र हैं वो स्थिर होता है, ये भी सही है, और ए आर और एम आर बराबर होते हैं, कीमत भी उसके बराबर होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में ये वस्तु की कीमत है ओ से लेकर पी, और यही वक्र आपका ए आर वक्र होता है और यही वक्र एम आर होता है। तो P इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है, और ये जो ए आर है वो क्या होता है? स्थिर होता है, कीमत स्थिर होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही है? तो जो टोटल कॉस्ट होती है, कुल लागत, वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन स। टीसी इक्वल टू क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है यदि एमपीसी इक्वल टू 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारे पास में दे रखी हैं, तो देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी कितना है? 0.8। तो ये हो जाएगा 1/0.2, और 1 में अगर 0.2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन द 5। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको बताना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन, उसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, सही या गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है गिफिन वस्तुओं पर मांग वक्र, मांग का नियम लागू होता है, ये गलत है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है दो तटस्था वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। तो दो तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये कथन भी आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट है घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर। ये सही है, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया था कि जो घटते प्रतिफल का नियम है वो कहां पे लागू होता है, कृषि पे लागू होता है, और बढ़ते प्रतिफल का नियम कहां पे लागू होता है, उद्योगों पर लागू होता है। नेक्स्ट है, एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के समान होती है। ठीक है, एकाधिकार की अगर हम बात करें मोनोपोली में, तो वस्तु की कीमत क्या होती है, सीमांत लागत के समान होती है या नहीं होती है। तो यह कथन गलत है। ठीक है, एकाधिकार में क्या होता है, वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। ठीक है, ये आपका एमआर वक्र है, ये आपका एआर वक्र है, और ये हमने ले लिया सीमांत लागत। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, संतुलन हो गया। अब यहाँ पे वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी तक है। ठीक है, और सीमांत लागत कितनी देखी इस स्तर पर, जब उत्पादन का स्तर कितना है, ओ से लेकर क्यू, तो सीमांत लागत कितनी है, इतनी, लेकिन वस्तु की कीमत क्या है, सीमांत लागत से ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपका है, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। तो किसी वस्तु की पूर्ति, ठीक है, पूर्ति का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समयावधि में वस्तु की कितनी इकाइयां उत्पादक बेचने के लिए तैयार होता है, और स्टॉक जो होता है उसका संबंध किससे होता है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति जो होती है वो स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका है, औसत आय वक्र मांग वक्र कहलाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जो एआर वक्र होता है वो फर्म का मांग वक्र होता है, डिमांड कर्व होता है। नेक्स्ट है, भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत अवधारणा है। ये बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष में हम क्या करते हैं, समस्त प्रकार के लेन देन, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, पूंजी का जो आयात निर्यात होता है, लेन देन होता है, उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। जबकि व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात आता है, इसलिए भुगतान शेष क्या है, व्यापार शेष से विस्तृत धारणा कह सकते हैं। फिर है, सभी राष्ट्रों में स्थिर विनिमय दर पाई जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विभिन्न राष्ट्रों ने एक तरह से जो नम्य विनिमय दर प्रणाली या परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली हम कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाया है, जिसमें विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल का स्टॉक राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आपका जो है वो अति लघुरात्मक प्रश्न वाला भाग है, जिसमें सबसे पहला पूछा हुआ आपको, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। जो प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें लोगों के मानवीय कल्याण और मानवीय कल्याण में भी जो भौतिक कल्याण होता है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, मांग फलन किसे कहते हैं। तो मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग फलन। किसी वस्तु की मांग जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वस्तु की कीमत पीएक्स के ऊपर, संबंधित वस्तुओं की कीमतों के ऊपर, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, उपभोक्ता की आय के ऊपर, टेस्ट प्रेफरेंसेस रुचि के ऊपर, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, एक्सपेक्टेशंस लिख लिया हमने। तो ये एक तरह से क्या होता है, मांग फलन। नेक्स्ट है, फर्म के संतुलन की शर्तें लिखिए। एक फर्म का जो संतुलन है वो कहां पे होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होती हैं। और दूसरी शर्त क्या है, जो सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या होने चाहिए, बढ़ती हुई। नेक्स्ट है, हस्तांतरण आय के दो उदाहरण दीजिए। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ठीक है, हस्तांतरण आय या ट्रांसफर भुगतान, ठीक है, हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, जो बिना आर्थिक क्रियाओं में योगदान के बदले में चुकाए जाते हैं। तो दो हस्तांतरण भुगतान आपका जैसे हो गया वृद्धावस्था पेंशन हो गई, छात्रवृत्ति हो गई, ठीक है, ये क्या आपके ट्रांसफर पेमेंट के एग्जांपल है।
नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो सेवाएं होती हैं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ठीक है, इनको हम तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट आपका है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली क्या होता है, तो अल्पाधिकार क्या होता है, बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के जो क्रेता हैं, बड़े विक्रेताओं की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। क्रेता ज्यादा हो सकते हैं लेकिन विक्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ सेलर जो है वो क्या होती है, बहुत कम होते हैं, उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। नेक्स्ट है लचीली विनिमय दर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, ऐसी विनिमय दर जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है, जहां पे विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जहां पे बराबर हो जाती हैं, उस दर को हम क्या कहते हैं, लचीली विनिमय दर कहते हैं, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसमें किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है या सरकार होती है वो हस्तक्षेप नहीं करती है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ये निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों की सहायता से कुल बंदी लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये निकालनी है आपको। कुल परिवर्तनशील लागत TVC निकालनी है, और फिर औसत बंदी लागत AFC निकालनी है आपको, और एक और औसत परिवर्तनशील लागत AVC कैलकुलेट करनी है। तो देखिए TFC क्या होगी, जब उत्पादन की मात्रा 0 है उस समय कुल लागत कितनी है, 40 है। इसका मतलब TFC कितनी होगी, उत्पादन की सभी इकाइयों पे कितनी होगी, 40। ठीक है, यहाँ पे भी 40 होगी, सब जगह TFC कितनी होगी, 40 होगी। फिर TVC की अगर हम बात करें, कुल परिवर्तनशील लागत आप कैसे निकालोगे, जो कुल बंदी लागत आपके 40 थी उन सभी को आप माइनस कर दोगे। सबसे पहले 40 में से 40 माइनस किया, 0 आ जाएगा। फिर 80 में से 40 को माइनस करोगे, 40 आ जाएगा। 110 में से 40 को माइनस किया, 70 आ गया। 126 में से 40 को माइनस करोगे, 86 आ जाएगा। इस तरीके से इन सब में से स्थिर लागत को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, औसत परिवर्तनशील लागत। फिर हमको निकालनी है औसत बंदी लागत, या जिसको हम औसत स्थिर लागत कह सकते हैं, AFC। तो AFC आप कैसे निकालोगे, जो TFC आई है उसमें हम उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे। TFC कितनी थी, सभी इकाइयों पर 40 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40/0। फिर 40 में 1 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 40 में 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 40 में 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 40 में 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि TFC क्या है, सब जगह स्थिर है, सब जगह 40 है इसलिए। और फिर लास्ट आपको क्या निकालना है, औसत परिवर्तनशील लागत। तो जो आपने TVC कैलकुलेट की है उसमें उत्पादन की इकाइयों Q का भाग देते जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, AVC आ जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। नेक्स्ट है एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में 4 अंतर बताइए। एकाधिकार बाजार में क्या होता है, किसी वस्तु का एक विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। एकाधिकार में जो समरूप वस्तु है उसका उत्पादन नहीं होता है, हम कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तु का अभाव पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं क्या होती हैं, स्थानापन्न होती हैं। एकाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में नए फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है। फिर एकाधिकार में दीर्घकाल में क्या होता है, अतिरिक्त लाभ मिलता है, AR ज्यादा होता है AC से। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सामान्य लाभ मिलता है, AR बराबर AC होता है। तो ये आपके 4 अंतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो एकाधिकार क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। जबकि अच्छा विशेषताएं पूछी हुई है, तो विशेषताओं में एक विक्रेता होता है। दूसरा वस्तु विभेद वस्तु विभेद तो नहीं कह सकते हम, पहला आपका हो गया है एक विक्रेता होता है। दूसरा आपका हो जाएगा स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। तीसरा हो जाएगा नए फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। चौथा हो जाएगा कीमत विभेद पाया जाता है। दीर्घकाल में अतिरिक्त लाभ मिलता है। ठीक है, इस तरीके से एकाधिकार की ये विशेषताएं हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि बर्तन बनाने के लिए जैसे तांबे का प्रयोग किया गया है,
कपड़े बनाने के लिए जैसे कपास या सूती का प्रयोग किया गया है, धागे का प्रयोग किया गया है, इसको हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। जबकि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो इनके अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। उत्पादक या जो उपभोक्ता होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए वो तैयार हो जाती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं कहेंगे। तो अंतिम वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकल चुकी होती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया प्रयोग की जा रही होती है, कच्चे माल के रूप में हम कह सकते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि संभव होती है, जबकि अंतिम वस्तुओं में मूल्य वृद्धि संभव नहीं होती है। तो ये इनके बीच में अंतर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बैंक के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय बैंक के 4 कार्य कौन कौन से होते हैं, ये क्या करता है, करेंसी का निर्गमन करता है, नए करेंसी को इशू करने का कार्य करता है, नए बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य करता है, सरकार का सलाहकारी होता है, ये अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है, अंतिम ऋणदाता होता है। कोई भी 4 कार्य हमको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र निवेश तथा प्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र निवेश क्या होता है, जो निवेश आय और लाभ पर निर्भर नहीं करता है, और इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इधर अपन ने आय ले ली है, इधर हमने निवेश की मात्रा ले ली है। जबकि प्रेरित निवेश क्या होता है, जो निवेश लाभ कमाने के लिए किया जाता है या जो आय और लाभ पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आय की मात्रा बढ़ती है तो प्रेरित निवेश भी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए इसका वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है मौद्रिक नीति के मुख्य घटक बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति के कौन कौन से घटक होते हैं, बैंक दर हो गया आपका, उसके बाद में खुले बाजार की क्रियाएं हो गया, तीसरा आपका हो गया CRR, चौथा आपका हो गया SLR। नेक्स्ट है सरकारी बजट का क्या महत्व है। ठीक है, सरकार जब बजट बनाती है तो उस बजट का क्या महत्व होता है। ठीक है, सरकारी बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति की जो असमानता है उसको कम किया जा सकता है, जो सार्वजनिक उद्यम है उनके प्रबंधन के लिए नीति बनाई जा सकती है, सरकारी जो नीतियां बनाती हैं, ठीक है, नई प्लानिंग क्या होगी, इन सभी के लिए एक तरह से क्या होता है, सरकारी बजट उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखिए मांग की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, या मांग में प्रतिशत परिवर्तन में अगर हम भाग दे दें किसका, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मांग की कीमत लोच। और फिर मांग की कीमत लोच को मापने की आनुपातिक विधि, ठीक है, आनुपातिक विधि जो प्रतिशत विधि है उसको हमको समझाना है। तो प्रतिशत विधि में फॉर्मूला क्या होगा आपका, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और इसके लिए आप फॉर्मूला बना दोगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। और फिर एक आप उदाहरण लेके इसको समझा सकते हो कि अगर जो मांग की कीमत लोच है अगर 1 से अधिक आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इकाई से अधिक, या इकाई से अधिक लोचदार कह सकते हैं, या अत्यधिक लोचदार कह सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी लोच आपकी 1 के बराबर आती है तो इसको हम कहेंगे इकाई लोचदार, और E इक्वल टू अगर 1 से कम आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, इकाई से कम। तो इस तरीके से आपको आनुपातिक विधि को एक उदाहरण लेके भी हम समझा सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है, उसमें मांग कितनी है, 100 इकाइयां, कीमत कम होके 8 रुपए हो जाए तो मांग बढ़ के 150 हो जाती है। फिर मांग की कीमत लोच को आप ज्ञात करके समझा सकते हैं। फिर इसमें अथवा में आया हुआ है मांग का नियम क्या है, यह नियम क्यों लागू होता है। तो मांग का नियम क्या है, कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी, कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। और ये लागू क्यों होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 कारण देने हैं क्यों लागू होता है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, फिर आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो गया, कम कीमत पर नए क्रेता। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट लेके आपको समझाना है। फिर नेक्स्ट आपका है 18th
पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन स्थिति में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि द्वारा व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, फिर समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कीमत समान पाई जाती है, फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इस तरीके से हम परिभाषा बना के लिखेंगे विशेषताओं को जोड़ते हुए। और फिर पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन स्थिति में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि की व्याख्या करनी है। तो सीमांत विधि ये देखिए आपका AR वक्र और MR वक्र है, यह आपका सीमांत लागत वक्र होता है। संतुलन कहाँ पे होगा? जहाँ पे सीमांत लागत और सीमांत आगम MC और MR बराबर होते हैं। इस E बिंदु पर दोनों बराबर हैं, जहाँ पे वस्तु की कीमत O से लेकर P है और उत्पादन की मात्रा कितनी है? O से लेकर Q है। फिर इसमें आपको 3 स्थितियाँ समझानी है, ठीक है। फर्म को अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति कहाँ पे होगी, उसके लिए आपको एक औसत लागत वक्र और बनाना पड़ेगा। अतिरिक्त लाभ के लिए आप क्या करोगे? औसत लागत वक्र को इस E बिंदु से नीचे की तरफ बना दोगे। सामान्य लाभ के लिए इस E बिंदु को टच करता बना दोगे औसत लागत वक्र। और हानि की स्थिति को समझाने के लिए औसत लागत वक्र आप E बिंदु से ऊपर की तरफ बना दोगे, ठीक है। 3 आप अलग अलग डायग्राम बना के समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि में रेखा चित्रों की सहायता से अंतर बताइए। पूर्ति में विस्तार का मतलब क्या हो गया? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने से अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति में विस्तार, ठीक है। जैसे देखिए ये वस्तु की कीमत है O से लेकर P और पूर्ति कितनी है? O से लेकर Q। कीमत बढ़कर P1 हो गई है तो कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ के कितनी हो गई है? Q1। तो इस A बिंदु से B बिंदु की तरफ, ठीक है, ये आपका B बिंदु है, A बिंदु से B बिंदु या Q से Q1 क्या बता रहा है? पूर्ति में विस्तार को दर्शा रहा है। जबकि पूर्ति में वृद्धि का मतलब किससे होता है? कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, जैसे सरकार ने टैक्स कम कर दिया है, इससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। उत्पादन के साधनों की कीमत घटने से अगर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। नई टेक्नोलॉजी आने से पूर्ति बढ़ जाएगी जिसको हम पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। और इससे क्या होगा? जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, ऐसे कीमत वही रहेगी, उसी कीमत पर अगर पूर्ति बढ़ के Q से Q1 हो जाए। पहले हम इस A बिंदु पे थे, अब इस B बिंदु पे आ गए, इसको क्या कहा जाता है? पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। पूर्ति में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड को हमको समझाना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? जितने भी व्यय होते हैं, उपभोग व्यय हो गया आपका, निवेश व्यय हो गया, सरकारी व्यय हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और शुद्ध निर्यात व्यय X माइनस M, इन 4 घटकों की सहायता से हमको व्यय विधि को समझाना है। और अगर आय विधि को समझाना है तो आय विधि में क्या होता है? एक वर्ष की अवधि में जितनी भी आय प्राप्त होती है उत्पादन के साधनों को, उन सभी को जोड़ के हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसमें लगान हो गया आपका, ठीक है, लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मजदूरी, ठीक है, इन सभी को जोड़ के हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे। इसमें कौन कौन से चरण होते हैं? कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, प्रचालन अधिशेष हो गया, मिश्रित आय हो गई, इन सभी को जोड़ के सबसे पहले घरेलू आय ज्ञात किया जाएगा और उसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ के हम क्या करेंगे? आय विधि से राष्ट्रीय आय को मापेंगे। तो देखिए ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस 2019 का जो सेट B आया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।